मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं कि वो किसी सब्सटेंस पे किस तरह से केमिकली इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो देखो, वी हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस, हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है दैट सम सॉलिड मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम वेयर एज अदर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं लेकिन कुछ नहीं होने देते। तो जो मटेरियल्स अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम ईजीली, जो अपने आप में से ईजीली पास होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली फ्लो नहीं होने देते, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली, आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या तो उन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टर्स हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास होने देते हैं। लेकिन जो रबर, प्लास्टिक, वुड वगैरह है, ये अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए ये तो नॉन कंडक्टर हो गए। जबकि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी क्या है? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, हमने पिछली क्लास में यानी 7th क्लास में हमने सॉलिड्स के बारे में तो पढ़ा था कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड्स भी अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं क्या लिक्विड्स भी? इस बात का क्या प्रूफ है? देखो, जब भी हम कभी गीले हाथों से स्विच वगैरह को छूते हैं तो करंट लग जाता है ना। यानी वो जो अगर इंसुलेटर होता यानी नॉन कंडक्टर होता लिक्विड, तो हमें फिर वो कैसे हमें करंट लगता? लेकिन उस करंट हमें लगा, शॉक हमें लगा, इलेक्ट्रिक शॉक, इसका मतलब लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो, जस्ट एज सम ऑफ द सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमें पता है कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं कुछ, इन द सेम वे उसी तरह से कुछ ऐसे लिक्विड्स भी हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, यानी अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। The liquids that conduct electricity are the solution of acid, base and salts in water. जो लिक्विड्स अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं यानी पास होने देते हैं, वो जो लिक्विड्स हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं? या तो एसिड के या बेसिस के या फिर कुछ साल्ट के होते हैं। वाटर में अगर, पानी में अगर एसिड, बेस या साल्ट का कुछ सॉल्यूशन है ना, तो वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड है ना, तो ये भी करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड एनी अदर एसिड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी एसिड वाटर में है तो वो वाटर क्या बन जाएगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जो विनेगर है, सिरका जिसे बोलते हैं, वो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एंड लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है। तो विनेगर और लेमन जूस है ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवाते हैं, लेकिन ये है ना थोड़े पुअर कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत पास होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पास होती है, बट अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट, कुछ हद तक होती है। ठीक है, अब देखो, सिमिलरली ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? साल्ट है ना, NaOH है, सॉरी साल्ट नहीं, बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH नेगेटिव आयंस है ना, तो ये बेस है। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी बेसिस हैं। तो अगर इन्हें वाटर में डाला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हो जाएंगे। There are however some important differences in the conduction of electricity by solids such as metal and liquids such as the solution of acid, base and salts. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने का तरीका है, एक तो मेटल्स क्या हो गए? सॉलिड फॉर्म हो गई। एक तो सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वो कंडक्शन का तरीका, और एक लिक्विड्स में फ्लो करती है, वो तरीके में डिफरेंस है। जो सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, वो फ्लो करती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करती है। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी इज़ कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। आपने याद रखना है, मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी की जाती है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं
यानी ये जो लिक्विड है सॉल्यूशन वगैरह एसिड बेस या साल्ट के, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नहीं, आयंस के द्वारा, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म में है ना, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 बोलेंगे। जब इसको लिक्विड में डालेंगे ना, ये अपने आयंस में रहता है, कैसे, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस की फॉर्म में रहता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसे हम आयंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके ऊपर भी चार्ज है ना, ये भी चार्ज है, तो ये तो क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2 पॉजिटिव, ये कटायन है, और ये क्या है, एनायन है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो कोई भी चीज़ अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जैसे अगर HCl का सॉल्यूशन है तो उसमें H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में वो आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आयंस के द्वारा क्या की जाती है, कैरी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन सॉलिड लाइक कॉपर मेटल, अगर कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैरी की जाएगी, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर कॉपर मेटल है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, When electricity is passed through a solid, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉलिड में से पास होती है, then no chemical change take place, जब सॉलिड में से पास होगी इलेक्ट्रिसिटी तो कोई भी केमिकल चेंज उसमें नहीं होता। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जा रहा है, तो उसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर वायर, तो ये तो क्या है, सॉलिड फॉर्म है ना। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कॉपर वायर, अंदर कॉपर की वायर डली होती है ना, जो नॉर्मल हमारे घरों में है वायर, एक तो प्लास्टिक के ऊपर परत लगी हुई है, अंदर तो कॉपर की वायर है, तो कॉपर वायर है, उसमें वो सॉलिड फॉर्म में है, तो फिर उसमें तो कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, लेकिन अगर किसी एसिडिफाइड वाटर में, एसिडिफाइड वाटर मतलब जिस वाटर में एसिड डला हुआ है, चाहे वो सिट्रिक एसिड डला हुआ हो, चाहे H2SO4 का सोल्यूशन हो, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो केमिकल चेंज होता है। जो वाटर होता है ना, वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में हो जाता है, क्योंकि वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब किसी एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। यानी हाइड्रोजन से, सॉरी, वाटर से क्या बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, यानी एक केमिकल रिएक्शन होगी, यानी केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ऐसे लिक्विड जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड कंडक्टिंग लिक्विड। उन्हें क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिंग लिक्विड बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग लिक्विड में से पास होगा, कंडक्टिंग लिक्विड ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो उस लिक्विड में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है। देन केमिकल चेंज टेक प्लेस। द केमिकल चेंज विच टेक प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिक्विड्स में से, या फिर हम बोल सकते कंडक्टिंग लिक्विड में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो उसमें जो केमिकल चेंज होता है ना, उस प्रोसेस को हम, सॉरी, केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज होने को ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ये केमिकल इफेक्ट है, ठीक है ना। केमिकल चेंज होने को हम बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कुछ न्यू टर्म्स हैं इसके अंदर, एक तो है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
जो हमें हेल्प करेगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने में। कैसे? तो देखो पहले हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा कि जिस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसे कंडक्टिंग लिक्विड बोलते हैं, लेकिन कंडक्टिंग लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट भी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, देखो जिस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है वो कंडक्टिंग लिक्विड है, उस कंडक्टिंग लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट ए लिक्विड और सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का सोल्यूशन या फिर ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे कि CuSO4 का सोल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो सकती है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। एक कंडक्टिंग लिक्विड को ही इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट साल्ट, जो कॉपर सल्फेट साल्ट है उसका जब वाटर में सोल्यूशन बनाया जाता है, यानी वाटर में जब कॉपर सल्फेट की वो डाल दिए जाते हैं, कॉपर सल्फेट की फिलिंग्स डाल दी जाती हैं तो एक लिक्विड बन जाएगा। अब उसमें क्या बन जाएंगे? कॉपर और सल्फेट के आयंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एक कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स आयंस, इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। एक कंडक्टिंग लिक्विड या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म में आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। The solutions of acid, bases and salts in water are called electrolyte। हमें पता है एसिड, बेस और साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं वाटर में, तो इनका जो सोल्यूशन होगा यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना, एसिड, बेस और साल्ट में से वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो इन्हें भी, इनके सोल्यूशन को भी हम क्या बोलेंगे? फिर इलेक्ट्रोलाइट ही बोलेंगे। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो अपने आप में से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ठीक है, वो तो होंगे स्ट्रॉन्ग। और जो स्मॉल एक्सटेंट में यानी थोड़ी बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दो, वो क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो सकती है। A strong liquid is a very good conductor of electricity because it contains a lot of ions in it। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गुड कंडक्टर इसलिए होता है कि उसके अंदर जो आयंस है ना बहुत सारे होते हैं। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयंस इन इट। Some of the examples of strong electrolyte are sulfuric acid solution, hydrochloric acid solution, nitric acid solution, sodium hydroxide solution, potassium hydroxide solution, common salt solution, copper sulfate solution and silver nitrate solution। इन solutions के आपको नाम याद करने हैं which are the examples of strong electrolyte। जो क्या है? strong electrolyte के examples हैं। अब हम weak electrolyte के बारे में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवाए बट अप टू द लेस एक्सटेंट, बहुत कम हद तक जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं वो क्या होते हैं? वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनमें देखो ज़्यादा आयंस थे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनमें क्या होते हैं? कम आयंस होते हैं इनके सोल्यूशन में, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे कि विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है, लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो ये सभी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम क्लोराइड, ऑर्डिनरी वाटर, जो ऑर्डिनरी वाटर है जिसमें कोई एसिड बेस नहीं है, टैप वाटर, उसमें थोड़े बहुत साल्ट मिनरल्स होते हैं, हमें ये पता है, तो वो भी क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है बट इतने अच्छे से पास नहीं होती जो कि इन सोल्यूशंस में से होती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेन वाटर भी क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है बट अप टू दिस स्मॉल एक्सटेंट। अब देखो, ए सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स समथिंग लाइक अ ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोड। तो देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सॉलिड मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो देखो एक ऐसा सॉलिड
इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट एंटर भी कर सके और लीव मतलब उसमें से पास आउट भी हो सके। जैसे कि ड्राई सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एंटर भी करता है और उससे लीव भी कर जाता है, ठीक है। तो वो होते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आर कार्बन रोड, ये कार्बन की रोड होती है, यानी कार्बन की बनी हुई होती हैं। मेटल की रोड भी बनी हुई होती है, लेकिन कार्बन की होंगी या मेटल की होंगी ये डिपेंड करता है ऑन द पर्पस दे आर बीइंग यूज्ड, कि किस उद्देश्य से उन्हें यूज़ किया जा रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रोड्स कार्बन या फिर मेटल की हो सकती हैं। इलेक्ट्रोड्स आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के हमने पढ़ने हैं। एक तो होते हैं एनोड, एक होता है कैथोड। एक है एनोड और एक है कैथोड। कुछ नहीं है एनोड और कैथोड में, जो इलेक्ट्रोड हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे एनोड। और जिस टर्मिनल को, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उसे कैथोड बोलेंगे। द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी गेट पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रोड हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे तो हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। The positively charged electrode is called anode. The electrode which is connected to negative terminal of the battery gets negatively charged. और जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे वो उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ होंगे और इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ होगा, मतलब कि ये कार्बन या मेटल की बनी हुई रोड्स जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं वो भी यूज़ होगा, और क्या और इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ होगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो जब हम उनकी अरेंजमेंट करते हैं ना, एन अरेंजमेंट हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, कैप्ट इन अ कंडक्टिंग लिक्विड, और जिसे कंडक्टिंग लिक्विड में रखा जाएगा, कंडक्टिंग लिक्विड मतलब इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाएगा, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कीप टू कार्बन इलेक्ट्रोड इन अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड वाटर, it will be an electrolytic cell. An electrolytic cell is used for carrying out chemical reactions by passing an electric current through the conducting liquid. जब हम एक बीकर या फिर वेसल लेके उसमें दो क्या डाल दें, हम इलेक्ट्रोड डाल दें और बीच में हम ये एक लिक्विड फिल कर दें ताकि इन दोनों का आपस में एक क्या बन जाए, कॉन्टैक्ट बन जाए, और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तभी तो इनका आपस में कांटेक्ट बनेगा। तो दो इलेक्ट्रोड कार्बन की बनी होगी और बीच में एक कंडक्टिंग लिक्विड, या फिर हम डाल दें कोई इलेक्ट्रोलाइट, एक ही बात है कंडक्टिंग लिक्विड या इलेक्ट्रोलाइट, तो इन दोनों का आपस में कांटेक्ट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ से पास करेगा तो इसके पास पहुँच जाएगा और फिर यहाँ से लीव भी कर जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, द कंडक्टिंग लिक्विड्स आर नॉट एज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल आर। जो कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं वो मेटल की तरह उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। सो वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स, अगर हमने लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल सफिशिएंट नहीं होगा हमारे लिए। एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज इट गिव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक करंट देता है उसकी जो वोल्टेज है ना बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए हम एक सिंगल बैटरी का यूज़ एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव टू यूज़ अ बैटरी। बैटरी क्या होती है, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल से मिली होती है, 2 3 4। जब सेल को हम इकट्ठा कर देते हैं ना तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो हमें एक बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक सेल या ड्राई सेल ज्वाइन होंगे, टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स। जब भी हमें लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, एक बैटरी का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे, ताकि वो अच्छे से उसमें से पास हो सके कंडक्टिंग लिक्विड में से। अगर थोड़ी ही होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ही रोक लेगा उसे। तो दिस बैटरी विल सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो बैटरी है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेगी। हैंस अ बैटरी इज यूज टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब हम ये टेस्ट कैसे करें कि एक लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है या नहीं करवा रहा, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो भी रही है या नहीं हो रही, पता कैसे चलता है हमें। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपको कोई लिक्विड सोल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, सोल्यूशन कोई भी दिया जाए, अब अगर आपने पता करना है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब कि ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। कैसे, देखो, तो देखो आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, उसमें जो आपको सोल्यूशन कोई भी दिया जाए, आपने तो ये पता करना है ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है, तो उसमें क्या डाल दो, वो सोल्यूशन डाल दो उस बीकर में। एक कॉर्क लो, ठीक है, कॉर्क लो, उसके ऊपर आयरन नेल लगा दो, यानी लोहे की कील लगा दो। आपने पढ़ा है ना, जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन की भी बनी हो सकती है या फिर मेटल की भी बनी हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, जो मेटल की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है ना, तो ये अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को एंटर भी होने देगी और पास आउट भी होने देगी, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, इस आयरन नेल को अभी इसमें से अगर हमें करंट पास करवाना है इस सॉल्यूशन में से, तो इस आयरन नेल में से करवाना पड़ेगा ना, डायरेक्टली इस सॉल्यूशन में तो नहीं डाल सकते हम तारों को, तो इस आयरन नेल में से होगा। तो ये आयरन नेल किसके कांटेक्ट में है, इस लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो इसमें से भी हो जाएगा। अगर ये कंडक्टिंग लिक्विड हुआ तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो इस आयरन नेल को, ये वायर देखो, एक बैटरी ली हुई है हमने, कितने सेल हैं इसके अंदर, 2 सेल है, ये वाली जो हिस्सा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखो ये जो वायर आ रही है, बीच में स्विच अटैच कर दिया हमने। स्विच का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना या फिर क्लोज कर देना। तो देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, बताओ आप, उसको हम बोलते हैं एनोड। तो ये क्या है, एनोड है। और ये नेगेटिव टर्मिनल, बीच में बल्ब आ गया, बल्ब ग्लो करेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर भी रही है नहीं कर रही। तो देखो बीच में हमने बल्ब लगा दिया, और अब ये जो वायर आ रही है ये नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है ना, यानी ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब देखो ये ये लिक्विड क्यों डाला, ताकि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपस में कांटेक्ट हो जाए और ये सर्किट पूरा हो जाए, ठीक है ना, इसलिए हम डालते हैं ये लिक्विड। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा। अगर देखो नहीं करवाया इसने इलेक्ट्रिसिटी को तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन आपको पता है ना, कहाँ से होती है, पॉजिटिव से होती है। तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ एंटर करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ना हुआ तो यहाँ करंट तो बस यहीं रुक जाएगा, वापस तो जाएगा ही नहीं फिर, यानी ये सर्किट पूरा नहीं होगा, तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज ये है, तो यहाँ से करंट आया, इस लिक्विड में से पास हुआ, ठीक है, और इस नेल तक पहुँच गया और यहाँ से वापस भी चला जाएगा, यानी ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है भी या नहीं है, ये कंडक्ट कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हमने इसमें वो डाला है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया वाटर प्लस H2SO4 का, ठीक है। तो आपको पता है ना H2SO4 तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, तो करवाएगा, तो यहाँ से करंट आएगा इस एनोड तक, फिर इस सॉल्यूशन में से पास होकर यहाँ तक पहुँचेगा और वापस चला जाएगा।
तो ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम वही शुगर सोल्यूशन ले, शुगर का सोल्यूशन जो है ना इसमें डालेंगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी ये सर्किट यहाँ से पूरा नहीं हुआ, इस लिक्विड ने इसे पास नहीं होने दिया। तो ये जो शुगर का सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता। तो जिस भी लिक्विड का आपको चेक करना है इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर वो कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाई तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं करवाई तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन देखो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमने लेट सपोज कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, यहाँ से तो करंट आया तो थोड़ा बहुत पास करेगा इसमें से इलेक्ट्रिक करंट, और इस थोड़े बहुत करंट से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिक्विड ने थोड़ा बहुत करंट तो पास किया है, क्योंकि ये बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो फिर हम क्या करें। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, कि हमने देखा कि अभी कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन या फिर H2SO4 के सॉल्यूशन, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है द बल्ब ग्लोज ब्राइटली, तो बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो करने लगता है, यानी पूरी अपनी रोशनी देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि बल्ब तो पूरी अपनी चमक दमक के साथ ग्लो किया है। दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ विनेगर, लेकिन ऐसा सिरके के केस में नहीं होता। अगर हम एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डाल दें ऐसा नहीं होता। क्यों? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू विनेगर, जब इलेक्ट्रिक करंट को विनेगर के सोल्यूशन में पास करवाया जाता है, टेकन इन अ बीकर देन द बल्ब ग्लोज वेरी डिमली, मतलब बहुत डिम ग्लो करता है वो। यहाँ तक कि अगर हम बहुत लार्ज बैटरी भी लगा दें ना तो भी बल्ब अपनी मतलब फुल ग्लो नहीं करता, ब्राइटली ग्लो नहीं करता, वो डिम ही रहता है। The dim glowing of bulb indicates that though vinegar and lemon juice conduct electricity, इससे हमें ये पता चलता है डिम ग्लोइंग ऑफ बल्ब से कि विनेगर और लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवाते हैं बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो वीक कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो जब ये इसमें कौन सा सोल्यूशन लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है तो ये ब्राइटली ग्लो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो विनेगर का सोल्यूशन है इसके अंदर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बल्ब देखो कितना डिम ग्लो कर रहा है ना। प्लीज नोट दैट इफ अ लार्ज बैटरी इज नॉट यूज टू पास करंट थ्रू विनेगर सोल्यूशन देन द बल्ब में नॉट ग्लो। यहाँ ये बात नोट करने वाली है, अगर हम यहाँ पे ना बैटरी लार्ज ले ली गई तभी इसने डिम ग्लो किया, अगर हम बैटरी लार्ज ना लेना तो ये तो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। एंड इफ वी टेक ऑर्डिनरी वाटर in the beaker and pass electricity through it, the bulb will not glow at all even if a large battery is applied। देखो विनेगर सोल्यूशन के लिए हमने बैटरी लार्ज ले ली तो इसने डिमली ग्लो किया, लेकिन अगर हम प्योर वाटर लें और कितनी भी बड़ी बैटरी अप्लाई कर लें तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर है ना दैट इज़ वेरी वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इन सम सिचुएशन इवन इफ द लिक्विड इज समवट कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। कुछ सिचुएशंस तो ऐसी देखी गई हैं कि वो लिक्विड थोड़ा बहुत कंडक्टर है। देखो हमने बोला ना हमारा जो वाटर है, टैप वाटर, नल से आने वाला पानी, वो वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो थोड़े बहुत कंडक्टर हैं लेकिन वो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो क्या मेथड है कि हमें कुछ पता चले कि कौन सा लिक्विड वीक कंडक्टिंग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग का तो हमें पता चल जाएगा, वीक का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा।
वीक कंडक्टिंग लिक्विड्स का कैसे पता लगाएं, तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। हमें कैसे पता चले कि इस लिक्विड में से वीक करंट फ्लो कर रहा है, इसको डिटेक्ट कैसे करें, क्योंकि बल्ब फिर ग्लो नहीं करेगा, लेकिन करंट तो वीक करंट तो पास हो रहा है उसके अंदर से। तो उसको डिटेक्ट करने का भी एक तरीका है कि आप ये बल्ब यूज़ ना करके स्मॉल एलईडी लाइट्स यूज़ कर लो। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। छोटी छोटी एलईडीज आपने देखी होंगी ना इस तरह की, तो ये यूज़ कर लो। इनको तो बहुत थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, अगर उस लिक्विड में से थोड़ा सा भी करंट पास हो रहा है तो उस एलईडी तक पहुंच जाएगा और वही एलईडी ग्लो करने लगेगी। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि आप एक कोयल बना लो वायर की और उसमें कंपास को रख दो, तो देखो जब वो करंट जब कोयल में से पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि वीक करंट फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम लिक्विड में से पता करें कि करंट फ्लो कर भी रहा है क्या नहीं, वीक है या बिल्कुल भी नहीं कर रहा।